हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मॉडल पेपर को, जो कि हमारा होगा 2016 का। पहले हम लोग इसमें मॉडल पेपर 2016 का देखेंगे, फिर 17 का, ऐसे ऐसे करके 2023 तक के इसी का ही नहीं सारे विषयों का हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिया गया आपका चतुर्थ सेमेस्टर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। समय इसका होता है 2 घंटा और पूर्णांक आपका होता है 50 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा कक्ष एवं एक सेकंड कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, यानी क्या आवश्यक है। इनमें से आप ऑप्शन दिया गया है, TLM बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या योजना बनाना। तो देखिए, जब भी कुछ भी हम लोग करते हैं, चाहे कक्षा कक्ष के अंदर करें या कक्षा कक्ष के बाहर करते हैं, कोई भी क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आपका होता है योजना बनाना। जब तक हम किसी कार्य के लिए योजना नहीं बनाएंगे, तब तक हम उसको सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका योजना बनाना, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानवीय प्रबंधक के घटक हैं, यानी मानवीय प्रबंधक के इनमें से कौन कौन से घटक हैं। तो दिया गया है, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक बच्चे एवं समुदाय। तो देखो, जो प्रबंधन होते हैं दो होते हैं, एक मानवीय प्रबंधन, एक होता है भौतिक प्रबंधन। एक भौतिक प्रबंधन और दूसरा आपका होता है मानवीय प्रबंधन। मानवीय प्रबंधन तो भौतिक प्रबंधन के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो आपका होता है विद्यालय भवन, पुस्तकालय और फर्नीचर। और मानवीय संसाधन के या मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत जो आते हैं वो आपका होता है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, यानी समस्या समाधान का प्रमुख अंग कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया। तो समस्या समाधान निर्णय प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। यह समस्या समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह छात्रों को समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक विकल्प का मूल्यांकन करने और सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्णयन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन दिया गया है, ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा या उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो देखिए, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, उसके बाद में आपका अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा, यानी कि उपयुक्त तीनों के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, NCERT स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, NCERT जो है, NCERT ये स्थित है आपका दिल्ली में। NCERT स्थित है आपका दिल्ली में। इसकी स्थापना राष्ट्र की समेकित शिक्षा का प्रारूप तैयार करने और भारत की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए हुई थी। यानी इसका जो जो NCERT है, इसका जो मेन काम है वो आपका है कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है इसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है, यानी क्या आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है, एक महिला का होना, बी दिया गया है 2 महिला का होना,
अगला है 3 महिला का होना, लास्ट है महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, इसके गठन के लिए जो टोटल सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य आपके होते हैं 15। टोटल 15 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ग्राम शिक्षा समिति में टोटल 15 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इनमें आपके होते हैं अभिभावक को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया जाता है, यानी जो अभिभावक इसमें होते हैं उनको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनते हैं, इन दोनों में से एक महिला पदाधिकारी का होना आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है। एक महिला एक महिला पदाधिकारी का होना आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नो कास्ट और लो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है, यानी कैसे किया जा सकता है या किससे किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है बाजार से वस्तुओं क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, अगला दिया गया है प्राचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन को देखें कि लो कास्ट और नो कास्ट, यानी कम से कम हो और कोई रुपया भी ना लगे। तो देखिए, अगर बाजार से हम लोग कोई चीज़ क्रय करेंगे तो उसमें आपका रुपया लगेगा, तो ये होगा नहीं। शासन द्वारा प्राप्त सामग्री, ये भी नहीं होगा। प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री, ये भी नहीं होगा। स्थानीय परिवेश में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो वस्तुएं, यदि आप उससे शिक्षा अधिगम सामग्री का निर्माण करते हैं तो आपका और लो कास्ट और नो कास्ट वाली शिक्षा अधिगम सामग्री होगी। देखिए, लो कास्ट और नो कास्ट वाली शिक्षा अधिगम सामग्री का निर्माण स्थानीय प्रवेश में उपलब्ध वस्तुओं से किया जा सकता है। इसका निर्माण सामग्री में, यानी इसकी निर्माण सामग्री में कंकड़, पत्थर, बालू, लकड़ी, फुलवारी, शादी का कार्ड और रबड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे को पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, किसके द्वारा कराई जाती हैं। ऑप्शन दिया गया है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा या अभिभावक के द्वारा। तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुल कितने निर्धारित, यानी कक्षा एक में कुल कितने निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। तो कक्षा एक में अगर हम निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो आपका होता है एक ही। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया। तो देखिए, अगर हम प्रदेश में संस्कृत विषय की पठन पाठन की बात करें तो ये आपका शुरू होता है कक्षा 3 से। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समय सारणी दर्शाती है, यानी समय सारणी क्या दर्शाती है। ऑप्शन दिया गया है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या सभी क्रियाकलापों को। तो देखिए, समय सारणी में सभी क्रियाकलाप जैसे शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया, प्रधानाचार्य का नेतृत्व, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को दर्शाती है, यानी कि ये भी दर्शाती है, इसके साथ ये भी दर्शाती है और इसके साथ इसको भी दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए, किसको सौंपना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को या जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व शिक्षकों को सौंपना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रमों के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों को। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, 13 है आपका, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधिकारी अधीन होते हैं, यानी किसके अधीन होते हैं। ऑप्शन है जिला विद्यालय निरीक्षक के, बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डायट प्राचार्य के या जिला अधिकारी के। तो देखिए, प्रत्येक जनपद में जो कार्यरत जिला समन्वयक अधिकारी होते हैं वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन काम करते हैं, यानी जिला के
बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में या मेरठ में। तो राज्य शैक्षिक जो अनुसंधान है एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका मुख्यालय आपका दिया गया है, तो ये आपका है लखनऊ में, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला स्तर पर यानी जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है डायट, सीमेट, SCERT या VRC। तो जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो है वो आपका है डायट। डायट है, डायट एक नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर हम लोग डायट की स्थापना देखें, डायट की स्थापना 1986 में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा से की गई थी। किसके अनुशंसा से? अनुशंसा में किसके अनुशंसा से की गई थी? तो ये आपका किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डाइट। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अतु लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं, या प्रबंधन प्रक्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया में अगर हम अंग की बात करें तो प्रबंधन प्रक्रिया में जो टोटल अंग होते हैं वो आपके होते हैं 5। प्रबंधन प्रक्रिया में 5 अंग होते हैं, जिनमें से पहला आपका है योजना, पहला आपका है नियोजन, पहला आपका है नियोजन, पहला नियोजन, दूसरा नेतृत्व, तीसरा आपका है नियंत्रण, चौथा है आयोजन, और पांचवा आपका है प्रबंधन, ये आपके हो गए टोटल प्रबंधन प्रक्रिया के अंग। देखिए प्रबंधन प्रक्रिया के 5 अंग जो इस प्रकार हैं, नियोजन, नेतृत्व, नियंत्रण, आयोजन और प्रबंध। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक साधन होते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत अगर हम भौतिक साधन देखें तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले भौतिक संसाधन प्रधानाध्यापक का कमरा, विद्यालय का कार्यालय, कक्षाएं, खेल का मैदान, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, प्रयोगशाला, शौचालय, फिर आपका है गर्ल्स कॉमन रूम, पुस्तकालय, छात्रावास, ये सभी होते हैं विद्यालय के भौतिक प्रबंधन के यानी भौतिक संसाधन विद्यालय प्रबंधन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, मानवीय प्रबंधक के प्रमुख घटक है बताइए, या मानवीय प्रबंधक के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? देखिए मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं प्रधानाचार्य, बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय, ये 3 मेन होते हैं। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था में हित में कार्य करते हैं, एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। मानवीय प्रबंधन के उद्देश्य, मानवीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। तो ये सभी आपके हो गए मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं, या लर्निंग कॉर्नर क्या होता है? देखिए लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह कोना होता है जहां शिक्षण अध्ययन सामग्री का संग्रह होता है, लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। यानी लर्निंग कॉर्नर क्या होता है? ये विद्यालय का वह कोना होता है जहां से अधिक क्या होती हैं, शिक्षण अध्ययन सामग्री का संग्रह होते हैं। लर्निंग कॉर्नर में रखी हुई सामग्री का बच्चे उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में
कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। तो देखिए कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या जो है वो टोटल 2 है, जिनमें से पहला आपका है किसलय पुस्तक, दूसरा आपका है गिनतारा। तो यह है कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें और उनके नाम। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों के विकास में निम्न बिंदुएं होना चाहिए, जिसमें आपका है भाषा शैली में सरलता, दूसरा आपका है भाषा में प्रवाहशीलता, तीसरा आपका है मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है चिंतन के लिए नवीन विचार होने चाहिए, यानी ऐसे हो जिसमें उसको चिंतन के लिए नवीन विचार मिल सके। तो ये सभी आपके हैं पाठ्य पुस्तकों के विकास में जो जो विशेष बिंदु हैं ध्यान रखने वाली, ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। यानी जो सामान्य विद्यालय होते हैं उनमें कम से कम कौन सी सारणी बनाई जाती है। तो जो समय सारणी होती हैं वो कई तरह की होती हैं, लेकिन बनाना कौन चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो स्कूल के कुशल संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की समय सारणी बनाना अति आवश्यक होता है, जिसमें आपका है अध्यापकों की समय सारणी, फिर आपका है कक्षा की समय सारणी, फिर आपका है संयुक्त समय सारणी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है खेलों की समय सारणी, फिर आपका है पाठ्यसागामी क्रियाओं की समय सारणी, गृह कार्य की समय सारणी और अध्यापक के खाली घंटों की समय सारणी। लेकिन इसमें पूछा हमसे यही है कि कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जानी चाहिए, तो आपका यही समय सारणी बनाई जानी चाहिए जो अध्यापकों की समय सारणी हो। इसमें आपका होगा कि कौन सा अध्यापक किस घंटे में किस क्लास में जाएगा, कौन सा विषय पढ़ाएगा, तो यही इसका होता है, ये यानी मेन होता है यही, बाकी तो सभी होते हैं, बाकी सब सेकेंडरी हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए, या बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य क्यों करवाए जाते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट कार्य की उपयोगिता, प्रोजेक्ट कार्य से बच्चों में यानी प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा बच्चों में ज्ञान एवं विवेक की क्षमता विकसित करना है, जिससे बच्चे इसका प्रयोग अनुकूल परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए कर सकें। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। शैक्षिक भ्रमण के क्या महत्व होते हैं। देखिए शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों को संपूर्ण व्यक्तित्व के यानी विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ने में सहायता मिलती है। पुस्तकें सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती हैं, जबकि भ्रमण के द्वारा बच्चे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक भ्रमण से क्या होता है, जैसे आप भूगोल लिए हैं या ऐसे सब्जेक्ट आप लिए हैं, तो इसके लिए आप शैक्षिक भ्रमण करेंगे तो चीज़ों से जो आप हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, उसको डायरेक्टली जान सकते हैं। और जब कोई चीज़ आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो वो चीज़ें लंबी समय तक याद होती हैं। तो यही होता है शैक्षिक भ्रमण का महत्व। अगला क्वेश्चन है खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। यानी जो खेल कूद विद्यालय में कराए जाते हैं इनसे बच्चों के किन पक्षों में विकास होता है। तो देखिए खेल के माध्यम से बच्चे स्वानुशासन, साहस, धैर्य, नेतृत्व क्षमता, फिर आपका है समाज सेवा, सहयोग, संघर्ष, देश प्रेम आदि गुणों का विकास होता है। खेलों से इतने सारे गुणों का विकास होता है। खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं होता, इनसे बालकों में और भी गुण का विकास करने में सहायक होता है। यानी जो खेल होता है इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता, इसमें बच्चों के अन्य कई गुणों का विकास करना भी होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। शिक्षकों से संबंधित कौन कौन सी जो होती है वो पंजिकाएं होती हैं उनका नाम बताना है। तो देखिए अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर पहला हो गया, दूसरा वेतन रजिस्टर, नेक्स्ट मिड डे मील रजिस्टर, फिर सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, फिर आपका है छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, फिर ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। ये इतनी सारी होती हैं शिक्षा से संबंधित पंजिकाएं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। वित्तीय अभिलेख निम्नवत हैं, जिनमें से पहला आपका है वेतन भुगतान रजिस्टर, दूसरा कैश बुक, तीसरा शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, फिर आपका है रख रखाव रजिस्टर,
नेक्स्ट आपका दिया गया है छात्रवृत्ति रजिस्टर। अगला आपका दिया गया है फीस रजिस्टर। नेक्स्ट आपका दिया गया है आकस्मिक राशि आदि, यानी इतने सभी आपके हैं वित्तीय अभिलेख। अगला क्वेश्चन है बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं बीआरसी और एनपीआरसी में अंतर। देखिए बीआरसी और एनपीआरसी में अंतर जो है वो निम्नलिखित है। तो देखिए बीआरसी ब्लॉक संसाधन केंद्र, ये बीआरसी का पूरा नाम होता है। ब्लॉक संसाधन केंद्र को बीआरसी के नाम से जाना जाता है। बीआरसी ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेता है। और एनपीआरसी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र को एनपीआरसी कहते हैं, यानी एनपीआरसी का जो पूरा नाम है ये आपका है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के नाम से जाना जाता है। एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधि में भाग लेता है। नेक्स्ट आपका है दूसरा नंबर, बीआरसी के समन्वयक को अपने क्षेत्र में कम से कम दो विद्यालय जाना अनिवार्य होता है, यानी 2 बार विद्यालय जाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आपका है एनपीआरसी, जो एनपीआरपी है तो एनपीआरपी के समन्वयक को महीने में 1 बार अपने क्षेत्र में सभी विद्यालयों का निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। तो ये आपके हो गए बीआरसी और एनपीसी में अंतर। यहाँ एनपीसी होना चाहिए, ये एनपीसी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है, इससे आशय ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, यही आपका होता है सार्वभौमिकरण का अर्थ। इसकी शुरुआत जो हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी आपका इंग्लैंड से। तो देखिए सार्वभौमिकरण से आशय है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। सार्वभौमिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यह कार्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य कार्य राज्य में शिक्षा संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करना है। यह आपका हो गया उत्तर प्रदेश में राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय और इसका उद्देश्य भी। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया यानी विद्यालय में जो प्रबंधन प्रक्रिया के महत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। जिनमें से पहला है लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंधन प्रक्रिया विद्यालय को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में मदद करती है, यानी यहाँ डैश होगा लक्ष्यों की प्राप्ति, ये है पहला। तो प्रबंधन प्रक्रिया विद्यालय को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह विद्यालय के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंध करती है। तो आपका हो गया पहला। नेक्स्ट आपका है दूसरा कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय के सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है, यानी ये यहाँ डैश होना चाहिए कार्य क्षमता में वृद्धि। तो प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय के सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है, दूसरा हो गया। तीसरा आपका है समस्याओं का समाधान। विद्यालय में आने वाली समस्याओं का समय रहते समाधान करना। नेक्स्ट आपका है अनुशासन में वृद्धि, यहाँ डैश होना चाहिए। तो प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय में अनुशासन में वृद्धि होती है। पांचवा आपका दिया है शिक्षा प्रक्रिया में सुधार, यहाँ डैश होगा। तो प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय में शिक्षा प्रक्रिया में सुधार होता है। तो ये सभी आपके हो गए विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 32 है विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए एडम्स का कथन है विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां बालक में समाज देश और युग की आवश्यकता अनुसार गुणों का विकास करके
उसे एक सुयोग्य नागरिक बनाया जाए। ये एडम्स के अकॉर्डिंग है। फिर आपका है, अतः विद्यालय और समुदाय को मिलजुल कर कार्य करने चाहिए। विद्यालय भवन केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। समुदाय विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, यानी निभाता है। जैसे कि पहला आपका है भागीदारी। तो समुदाय के सदस्यों को विद्यालय भवन के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। दूसरा आपका है स्वयं सेवा। तो समुदाय के सदस्य अपनी विशेषता और समय का उपयोग करके विद्यालय विद्यालय भवन को सुंदर बनाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है दान। तो समुदाय के सदस्य विद्यालय भवन के लिए फर्नीचर, उपकरण या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, कार्यक्रमों का आयोजन। तो समुदाय के सदस्य विद्यालय भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं या अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर आपका दिया गया है बच्चों को प्रेरित करना। यानी समुदाय के सदस्य बच्चों को विद्यालय भवन की देखभाल करने और इसे स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये सभी आपके हैं विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर कुर्सी एवं डेस्क की व्यवस्था की जाती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बच्चों की शारीरिक वृद्धि को ध्यान में रखकर कुर्सी एवं डेस्क बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं? तो पहला आपका है सर्वप्रथम बच्चों की अनुमानित आय का पता करना। दूसरा आपका है फर्नीचर को व्यक्ति विशेषज्ञ के द्वारा ध्यान में रखकर बनाया जाना। नेक्स्ट दिया गया है कुर्सी की ऊंचाई उचित हो जिससे बच्चों के पैर जमीन के संपर्क में हो। नेक्स्ट आपका दिया गया है कुर्सी का पिछला हिस्सा बच्चों के कमर के सहारा ना बने। नेक्स्ट आपका है 5वां नंबर, डेस्क की ऊंचाई इतनी हो कि छात्र को लिखते समय झुकना ना पड़े। 6वां आपका दिया गया है डेस्क की ऊंचाई, यानी डेस्क की जो चौड़ाई हो वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 इंच होनी चाहिए। ये सभी आपके होते हैं बच्चों की शारीरिक आवृत्ति को ध्यान में रखकर कुर्सी व डेस्क की व्यवस्था की जानी क्यों की जानी चाहिए, ये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व पर, यानी एवं महत्व जो है पहला आपका है उसमें विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त अलग अलग शौचालय हो। प्रत्येक शौचालय में फ्लश और पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए। दूसरा आपका है प्रत्येक शौचालय में टाइल्स लगी होनी चाहिए जिससे स्वच्छता पर ध्यान रखा जाता है, यानी रखा जा सके। अगला आपका दिया गया है 3 नंबर, प्रत्येक शौचालय को निश्चित समयांतराल पर फिनाइल से सफाई करवाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है शौचालय सफाई करने से अमोनिया जैसी जहरीली गैस से बचा जा सकता है। तो ये सभी आपके हो गए विद्यालय शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानवीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? देखिए, मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत लोगों को प्रेरित करना, उन्हें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने एक साथ काम करने में मदद करता है। मानवीय प्रबंधन के माध्यम से संगठन अपने कर्मचारियों की क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ और उपयोग कर सकते हैं, जिससे संगठन और कर्मचारियों दोनों को लाभ होता है। तो ये आपके हो गए मानवीय प्रबंधन आवश्यक क्यों है और किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ये सभी। और आगे देखते हैं इसी में, मानवीय प्रबंधन निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिसमें से पहला आपका है कर्मचारियों के साथ संचार। संगठन को अपने कर्मचारियों के साथ खुला और पारदर्शी संचार बनाए रखना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा आपका है मानवीय मूल्यों का सम्मान। तो मानवीय मूल्यों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा आपका दिया गया है कर्मचारियों का विकास मानवीय प्रबंधन के
अंतर्गत। तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा। तो प्रबंधन के अंतर्गत कर्मचारियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये सभी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच एक अंतर संबंध है, इसे स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। विद्यालय, अभिभावक और समुदाय ये तीनों ही बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तीनों के बीच एक मजबूत और प्रभावी अंतर संबंध है। ये तीनों बच्चों के विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। बच्चों की शिक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। यह बच्चों को शिक्षा, सामाजिक और नैतिक मूल्यों, जीवन कौशल और ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। यह बच्चों को जिम्मेदार और योगदान देने वाले नागरिक बनाने के लिए तैयार करता है। तो ये आपके हो गए विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच में अंतर संबंध। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तम शिक्षा यानी उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का एक आधार है। आज अच्छी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करता है। शिक्षा वित्त दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह शिक्षा को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षा तक पहुंच में यानी शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने, शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने और शिक्षा की जवाबदेही में सुधार करने में मदद करता है। आगे आपका है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन के कुछ उदाहरण, जिनमें से पहला आपका है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराना। दूसरा आपका है छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना। तो ये सभी आपके हो गए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन का सहायता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, समय सारणी एक ऐसा चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी जो है कार्यकलापों को दर्शाता है। सहमति के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो देखिए समय सारणी विद्यालय कार्यकलापों को व्यक्त करती है। समय सारणी से निम्नलिखित बातों का पता चलता है, जिनमें से पहला आपका है विद्यालय की कार्यकारी समय की गणना होती है। दूसरा आपका है समय सारणी से ही पता चलता है कि विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। तीसरा आपका दिया गया है समय सारणी से अध्यापकों की संख्या एवं नाम पता चलता है। फोर्थ दिया गया है समय सारणी द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम पाठ सहगामी जो क्रियाकलाप हैं उसका ज्ञान होता है आदि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है, बिंदुवार विवरण लिखिए। तो चलिए देखते हैं। विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन का महत्व, जिनमें से पहला आपका है मूल प्रवृत्तियों का शोधन व परिमार्जन। दूसरा नागरिकों के गुणों का विकास। तीसरा सामाजिक भवन का यानी सामाजिक भावना का विकास। अगला आपका दिया गया है 4 नंबर अवकाश के समय का सदुपयोग। पांचवा ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। छठवां किशोरा आवश्यकता की आवश्यकताओं की पूर्ति। सातवां शैक्षणिक महत्व। आठवां मनोरंजनात्मक महत्व। तो ये सभी आपके हो गए विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है, बिंदुवार विवरण हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, समेकित शिक्षा क्या है, इस संदर्भ में जिला समन्वयक के मुख्य दायित्व बताइए। समेकित शिक्षा जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले जिसको हम लोग बोल सकते हैं दिव्यांग बच्चों को समावेशी विद्यालयों के अतिरिक्त यानी समावेशी विद्यालयों में अतिरिक्त सहायता प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। यह आपका होता है समेकित शिक्षा। आगे और देखते हैं। समेकित शिक्षा का तात्पर्य है अक्षम बालकों का कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया का मौका देना, जैसे लंच टाइम,
मध्याह्न अवकाश में। फिर आपका है खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान, परंतु उनका जो महत्वपूर्ण शिक्षक कार्य अलग अलग होता है। तो ये सभी आपके हो गए। समेकित शिक्षा क्या है और इसके संदर्भ में जिला समन्वय का मुख्य दायित्व। आगे देखते हैं जिला समन्वयक की भूमिका, देखते हैं समावेशी शिक्षा में। तो जिला समन्वयक की भूमिका निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिनमें से पहला आपका है जिला समन्वयक द्वारा विद्यालय की जांच एवं निरीक्षण किया जाता है। दूसरा, वह शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े विद्यालयों का सर्वेक्षण करके उन्हें निर्देशित करता है। तीसरा, वह जिला स्तरीय प्रबंधन की योजनाओं में अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट दिया गया है, वह ब्लॉक के सभी समन्वयकों की बैठक बुलाकर शिक्षण की नवीन प्रविधियों पर चर्चा करता है। तो ये सभी आपके हो गए जिला समन्वयक की भूमिका। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको क्लास का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस PS0099 क्लासेस, वहाँ से जाके इसका PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलता है तो आप हमारे इसी वीडियो में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी होगी PDF नोट करके लिंक लगी होगी, वहाँ से क्लास का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।